हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी क्या होते हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस और कहां से आते हैं इनमें से प्रश्न, सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और लगभग इसके जितने भी वो महत्वपूर्ण बिंदु जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको देखेंगे और याद भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो मिस किए हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ, लेकिन इससे जुड़े हुए कई शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं और इन शब्द में कुछ बेसिक अंतर होते हैं, जैसे जीडीपी में, जीएनपी में, एनएनपी में क्या बेसिक अंतर होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसी को लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो थोड़ा सा बेसिक इसका नाम और परिभाषा जो है वो जरूर याद रखें, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पीसीएस के एग्जाम में ही ऐसा किया गया कि जीडीपी की परिभाषा ही पूछ दी गई कि जीडीपी में क्या शामिल होता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप परिभाषा भी थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ के रखें। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो एक किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर कोई भी वस्तु या सेवा अगर उत्पादित होता है एक वित्तीय वर्ष में तो उसी को कहते हैं जीडीपी। तो ये आप वर्ड से पकड़े, घरेलू यानी ग्रॉस डोमेस्टिक, घरेलू, घरेलू का मतलब होता है घर के अंदर। यहाँ घर के अंदर का मतलब है पूरे देश की सीमा में, अर्थात किसी देश के घर के अंदर जो भी वस्तु या सेवा, वस्तु का मतलब हो गया कोई प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, सेवा का मतलब हो गया कि जैसे कोई सेवा का कार्य होता है जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, वहां से अगर कोई उत्पादन होता है उन सब का जो मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है वही कहलाता है जीडीपी। तो आइए इसकी परिभाषा को यहाँ देखते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर है, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी उसका जो वैल्यूएशन वाला मूल्य है जो मुद्रा में निकाला जाता है, उस मौद्रिक मूल्य के योग को ही जीडीपी कहते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप यहां से 2-3 चीजें सीखेंगे। एक किसी भी देश के एक घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तु हैं या सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है और उसी को कहा जाता है उस देश की जीडीपी। जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी होगी उसका ग्रोथ रेट उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो चलिए उसी को आगे देखते हैं। अब आते हैं, एक और वर्ड यूज होता है जीएनपी। ये मैंने जानबूझ करके दोनों को साथ में रखा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऊपर वाले में था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू यानी घर के अंदर, यहां है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब उस देश का। तो चलिए इसको समझते हैं इस पॉइंट से ही। अगर एक देश का आदमी विदेश में जाकर के कुछ व्यापार कर रहा है, रोजगार कर रहा है और कुछ कमा रहा है, वो कमा करके देश में लाता है तो वो क्या हो जाता है, उस देश की आय मानी जाती है। लेकिन अगर कोई विदेशी आकर के उस देश में कमाता है और पैसा लेके चला जाता है तो वो पैसा उस देश का नहीं माना जाता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो जीडीपी है लगभग सारी चीजें वही रहेंगी, बस अंतर क्या होगा कि जो भारतीय विदेश में जाकर के पैसा कमा रहे हैं उनको हम इसमें जोड़ देते हैं और जो विदेशी भारत में पैसा कमा रहे हैं उनको हम इसमें से घटा देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको समझिए। जहां जीडीपी में हमने डी वर्ड यूज किया, डोमेस्टिक, अर्थात घर के सीमा के अंदर चाहे वो देसी कमाए या विदेशी कमाए दोनों ही उसमें ऐड किए जाएंगे। लेकिन जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात आएगी तो बात आएगी राष्ट्रीय की। तो राष्ट्रीय में क्या होगा, जो देश का नागरिक है उसी की कमाई को जोड़ा जाएगा, अर्थात वह देश का आदमी अगर विदेशों में कमाता है तो उसकी आय को जोड़ेंगे, लेकिन एक विदेशी देश में आकर के कमा के ले जाता है तो उसकी आय को नहीं जोड़ेंगे। तो आइए परिभाषा देखते हैं। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, यही परिभाषा तो यहां भी थी। अंतर क्या है, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है जबकि भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। इसे अगर एक
इस परिभाषा को एक चार्ट में देखें तो जीएनपी जो है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी, जो जीडीपी ऑलरेडी था, उसमें से हम देश में यदि विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटा देते हैं और विदेश में प्राप्त भारतीयों द्वारा आय को जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आएगी तो केवल एक घर के सीमा के अंदर चाहे वो देसी कमाते हो या विदेशी सबको शामिल करेंगे, लेकिन जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें जो विदेशियों द्वारा आय होता है उसको घटा देंगे और देशियों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ेंगे। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा जीडीपी का मान जीएनपी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो विदेश में कमाते हैं उसकी तुलना में विदेशी भारत से ज्यादा ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, इसकी परिभाषा याद हो गई होगी। अब आते हैं एनएनपी। ये क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट का मतलब यहां शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो पहले हमने निकाला ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद, अब हम लोग निकाल रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय। तो जब भी किसी चीज को शुद्ध की बात करते हैं तो शुद्धता का मतलब होता है उसमें से जो कमियां हैं उसको निकाल लेना। जैसे अगर हम एक दूध की बात करते हैं और उसमें पानी मिला हुआ है, अगर हम पानी उसमें से निकाल लेंगे तो दूध क्या हो जाएगा? शुद्ध। वही सेम चीज यहां यूज करना है कि जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसी नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम नेट प्राप्त करना चाहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो जीएनपी है उस जीएनपी में से जो घिसावट या मूल्य ह्रास कहते हैं उसको घटा लेंगे, यानी उस पर जो खर्च हुआ है उसको घटा लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो बस इतना याद करना है कि एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो जीएनपी में से जब घिसावट को या मूल्य ह्रास को हटा लेते हैं तो प्राप्त होता है एनएनपी। अब आते हैं एक और आ जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर यहां आई बात नेट की। नेट का मतलब शुद्ध, तो फिर यहां हम शुद्धता चाह रहे हैं किस में? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। यहां है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से जब घिसावट हटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये दोनों को मैंने जानबूझ करके एक साथ रखा, इन दोनों को जानबूझ करके एक साथ रखा। तो सबसे पहले हमने सीखा जीडीपी क्या है, तो उसके बाद हमने सीखा जीएनपी क्या है, और देन हम आ गए बात करने नेट नेशनल प्रोडक्ट की और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट हम निकालने जाते हैं तो जीएनपी में से जो घिसावट है उसको हटा लेंगे, और अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो उसमें से जो जीडीपी है उसमें से जो घिसावट है उसको हटा लेंगे, और इस तरह से दोनों ही स्तर पे हमें शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि शुद्ध, इसको याद कर लेंगे, दूध से जोड़ेंगे कि कैसे उसमें से जो मिलावट है, घिसावट है उसको हटा लेते हैं तो शुद्ध प्राप्त हो जाता है। तो इसकी सिर्फ परिभाषा ही एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल जरूर करेंगे क्योंकि जो छात्र नए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए देखते हैं फिर से। जीडीपी किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब आते हैं जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है तो किसी देश की सीमा के अंदर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा तथा उस देश के व्यक्ति द्वारा विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही जीएनपी कहते हैं। अर्थात इसमें से जो देश की सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा प्राप्त आय है उसको हटा देते हैं। तो ये दो परिभाषा अगर याद हो गए तो इसी से जुड़ा हुआ है ये दोनों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेंगे? जीएनपी में से जो घिसावट है, मूल्य ह्रास है उसको हटा देंगे, और एनडीपी में क्या करेंगे कि जीडीपी में से जो घिसावट या मूल्य ह्रास है उसको हटा देंगे। देन ये चारों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेशनल इनकम की ओर, जो राष्ट्रीय आय की ओर आते हैं कि किसी देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो वास्तव में जो ये घिसावट हटा हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ फिर राष्ट्रीय वर्ड है नेशनल, तो जो यहाँ नेशनल वर्ड वाले थे उन्हीं से हम इसका यूज करेंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, वास्तव में नेट नेशनल प्रोडक्ट ही एक तरह से राष्ट्रीय आय है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक अदल बदल करके हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त करते हैं। जैसे यदि हम राष्ट्रीय आय निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एनएनपी
एनएनपी में से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम इसमें से घटा लेते हैं और जो सब्सिडी दिए जाते हैं उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय आय निकालने के क्रम में किन टैक्सों को हटाया जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सों को हटा लिया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है तो इसे एनआई कहते हैं। तो मार्केट प्राइस पे जब निकलता है तो एनएनपी होता है और जब उसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो वो नेशनल इनकम में बदल जाता है। तो क्या अंतर आता है, तो अंतर यही आता है कि नेशनल इनकम में एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक चीजें थी, परिभाषा सिर्फ थे, जीडीपी था, जीएनपी था, एनएनपी था, एनडीपी था और नेशनल इनकम था। ये सारे परिभाषा आप क्रमशः याद हो गए होंगे। अब आते हैं आगे। तो राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र, हमारे देश का जो नेशनल इनकम है उसमें सभी क्षेत्रों का योगदान होता है। अब उन क्षेत्रों को उनके कार्य पद्धति के आधार पर कई कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबसे ज्यादा योगदान अगर हम लोग इस नेशनल इनकम में देखें तो वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, सर्विस सेक्टर, इसका है 53.5%। यदि इसमें बात करें द्वितीयक क्षेत्र की तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 29% है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है। क्या होते हैं ये क्षेत्र और क्या होते हैं डिफरेंसेस, आइए इसको देखते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र पे आते हैं सबसे पहले। तो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि से जुड़े हुए जितने कार्य हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, खनन है, इन क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और ये कच्चे माल के उत्पादन के रूप में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो जब देश आजाद हुआ था उस टाइम डोमिनेट करता था और लगभग 50 से 55% जो जीडीपी का योगदान था वो प्राथमिक क्षेत्र का था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान था, तो स्वतंत्रता के समय प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था, लेकिन आज सबसे कम योगदान किसका है, तो प्राइमरी सेक्टर का है। इसको याद रखेंगे। लगभग कितना है, तो 17%। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, तो जो निर्माण और विनिर्माण से जुड़े हुए कार्य होते हैं, जो उद्योग और फैक्ट्री से जुड़े हुए कार्य होते हैं, विद्युत उत्पादन से जुड़े हुए कार्य होते हैं, इनको रखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र में और इसका योगदान अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी भारतीय इकोनॉमी में यानी नेशनल इनकम में 29% है। और तृतीयक क्षेत्र को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर और इसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, ये सारी चीजें जो है वो शामिल हो जाती हैं तृतीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अभी सबसे ज्यादा है 53.5%। तो कई बार इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताएं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, किसका योगदान कितना है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, आजादी के समय सबसे ज्यादा कौन था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप याद रखेंगे। अब आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां थोड़ा सा याद हो गया होगा, 17%, 29% और लगभग 53%। अप्रोक्स में भी आप याद रखेंगे तो आपके काम चल जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं इस नोट पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कई स्तर पर प्रारंभ से काम हुए, लेकिन वर्तमान में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1951 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो आधार वर्ष के रूप में यूज करने की अभी जो नई बात आई है, 2017-18 को नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। इससे पहले 2011-12 को जो है आधार वर्ष के रूप में यूज किया गया था या यूज किया जा रहा है। अब आ जाते हैं इससे आगे कि राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती है दुनिया में, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति। तो भारत में अगर बात करें कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन सी पद्धतियां यूज में ली जाती हैं, तो मुख्य रूप से 2, उत्पादन और आय आधारित जो पद्धति है उसको उपयोग में लिया जाता है और उसी के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया जाता है। और ये निकालने के कार्य किसको सौंपा गया है, तो CSO, सेंट्रल
नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है और वही इस कार्य को करते हैं। अब आते हैं इसमें एक और पॉइंट समझते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमने समझा कि उत्पादन पद्धति और आय पद्धति का यूज करते हैं। ये पद्धतियां कैसे काम करती हैं? ये पद्धतियां दो आधार पे काम करती हैं, एक स्थिर कीमत पे, दूसरा चालू कीमत पे, या उसको प्रचलित कीमत भी बोलते हैं। तो स्थिर कीमत पे क्या होता है और चालू कीमत पे क्या होता है, डिफरेंसेस समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि स्थिर कीमत का मतलब होता है किसी वर्ष को एक आधार वर्ष के रूप में चुनना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं कि 2017-18 वर्तमान में आधार वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन इससे पहले 2011-12 हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लिए आज हमारे पास 100 रुपए हैं और हमने अगर 2011-12 में हमारे पास 90 रुपए थे या 70 रुपए थे, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे 2011-12 से अभी हमारे नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं। तो जब इस आधार पे हम अपने नेशनल इनकम की तुलना करते हैं तो इसको कहते हैं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करना। लेकिन जब मेरे पास आज 100 रुपए है और मैं पिछले वित्त वर्ष से उसकी तुलना करता हूं कि पिछले साल मेरे पास 95 रुपए थे, तो उसको कहते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करना। अर्थात एक बेस ईयर के आधार पे जब हम अपने राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसको स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, लेकिन जब पिछले वित्त वर्ष की तुलना में उसकी गणना करते हैं तो उसको हम लोग चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या प्रचलित कीमत पर राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। ज्यादा सटीक जानकारी जो है वह स्थिर कीमत पर ही प्राप्त होता है, न कि चालू कीमत पर। तो ये था पूरा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई बातें जहां से प्रश्न है आते। अब आते हैं आगे। पीसीआई। पीसीआई क्या है? तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये सबसे अच्छा सूचकांक होता है किसी भी देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को जानने का। यहां से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसी देश के वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानने का सबसे अच्छा माध्यम कौन होता है। तो ये जितने देख रहे हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये नेशनल इनकम, इन सबसे अच्छा होता है पीसीआई अर्थात प्रति व्यक्ति आय। कैसे? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है पहले उसको देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही साधारण मैथ का फॉर्मूला है औसत का, कि टोटल नेशनल इनकम और उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अब जैसे समझिए एग्जाम्पल देते हैं हम। किसी भी परिवार को एक ले लेते हैं कि ये एक देश है, एक परिवार में 100 रुपए की आमदनी है और उस परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, एक व्यक्ति के ऊपर आएगा 20 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति उस परिवार में आय जो है वो 20 रुपए है। तो जिस तरह से एक परिवार का निकालते हैं उसी तरह से एक देश का निकालेंगे, टोटल नेशनल इनकम में टोटल जनसंख्या से भाग देंगे और यह पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना आय है। अब यह सबसे अच्छा सूचकांक क्यों माना जाता है इसको समझिए। अगर हम यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने यहाँ 2 देश लिए, पहला और दूसरा, एक देश के पास 100 इनकम है, एक दूसरे देश के पास भी 100 इनकम है। अगर इस नज़र से देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही देश की इकोनॉमिकल कंडीशन सेम है, लेकिन एक देश के पास 10 जनसंख्या है और एक देश के पास 25 जनसंख्या है। अब हम पीसीआई निकालने चलते हैं। तो पीसीआई निकालेंगे तो 10 में 10 से भाग देंगे तो एक के खाते में आएंगे 10, और दूसरे में जब हम 25 से भाग देंगे तो एक के खाते में आएंगे 4। अब अगर पीसीआई के आधार पर तुलना करें तो ये साफ दिखेगा कि पहला देश का इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर व्यक्ति के पास 10 रुपए है, और दूसरे का इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा कमजोर है क्योंकि एक व्यक्ति के पास मात्र 4 रुपए हैं। तो यही दर्शाता है पीसीआई, अर्थात इनकम को राष्ट्रीय आय के आधार पे एक धोखा भी हो सकता है अगर हम किसी दो देशों की या कई देशों की तुलना करें कि इनकम कैसा है, लेकिन जब प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर हम तुलना करते हैं तो सही आंकड़े निकल के आते हैं। यही कारण है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी भी देश के वास्तविक इकोनॉमिकल कंडीशन को बताने का सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो सबसे अच्छा सूचक माना जाता है पीसीआई।
अब आते हैं कुछ हमारे देश के कुछ राज्यों का पीसीआई देख लेते हैं। अभी पूरे विश्व में भारत को 126वां क्रम मिला हुआ है पीसीआई की दृष्टि से। बात करते हैं सर्वाधिक पीसीआई वाला राज्य, तो प्रति व्यक्ति आय उसी का अधिक होगा जिसकी जनसंख्या कम होगी, इनकम अच्छा होगा। तो आप समझ सकते हैं गोवा। और प्रति व्यक्ति सबसे खराब भारत में यानी सबसे कम किसका है? बिहार। तो आपको ये दो याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली होगा। दिल्ली में भले ही जनसंख्या ज्यादा है लेकिन इनकम भी ज्यादा है। यही कारण है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है तो वो दिल्ली होगा। राज्य पूछा जा रहा है तो गोवा होगा। सबसे कम वाला पूछा जा रहा है तो बिहार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक की जो बेसिक चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं कुछ ये अन्य पॉइंट की ओर जहां से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आते हैं कि पहली बार नेशनल इनकम की गणना कब की गई? हमारे देश में ब्रिटिश काल में सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार मैंने आपको वीडियो में ये बताए हैं जो कि हिस्ट्री के वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की और उन्होंने 67-68 माफ कीजिएगा 1867-68 में ये पहली बार उन्होंने गणना की थी। और इस गणना में उन्होंने बताया था कि 20 रुपए प्रति वर्ष जो है वो एक भारतीय की राष्ट्रीय आय थी। कब? 1867 एंड 68 के टाइम में जब उन्होंने अपनी ये किताब प्रकाशित की थी। और इसी में उन्होंने धन के जो पलायन का सिद्धांत है उसको भी दिया था। तो यहां से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, कब की, कितना बताया, किस पुस्तक में की, पलायन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है हिस्ट्री में। अब आते हैं वैज्ञानिक आधार पर नेशनल इनकम निकालने का सबसे पहला प्रयास जो है वो 1931-32 में BKRV राव द्वारा किया गया। और उन्होंने उस टाइम बताया था कि 62 रुपए प्रति वर्ष जो है वो एक भारतीय की राष्ट्रीय आय है। तो काफी ज्यादा भी नहीं थी जब 31-32 में भी थी, और 1867-68 में भी 20 रुपए ही बताया गया था। तो बहुत खराब कंडीशन थी भारत के राष्ट्रीय आय की। परिणाम ये निकला कि देश आजाद हुआ और आजाद के बाद हमने अपने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए संस्थाओं की खोज की। तो सबसे पहला प्रयास क्या हुआ आजादी के बाद? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया। तो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यह कमिटी बनाई गई थी 1949 में, आजादी के 2 वर्षों बाद। लेकिन 1951 अर्थात फिर 2 वर्षों बाद +2 कर देंगे तो 1949 के 2 वर्षों बाद 1951 में एक संस्था का गठन किया गया, नाम CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और वर्तमान में भी इसी संगठन द्वारा हमारे नेशनल इनकम की गणना की जा रही है। तो ये कुछ बैकग्राउंड थे कि कैसे कैसे हमारे नेशनल इनकम की गणना की गई और वर्तमान में नेशनल इनकम की गणना किस प्रकार से CSO द्वारा की जा रही है। तो फिर से एक बार इसको रिकॉल करके वीडियो को देखिएगा और ये सारे पॉइंट्स आप पेन डाउन भी करेंगे और दिमाग में हमेशा याद रहने चाहिए। चीजें जब याद रहती हैं तभी एग्जाम में काम आती हैं। और मेरा सपना आप लोगों को अधिकारी बनते देखना है, तो थोड़ा याददाश्त बढ़ाएं, वीडियो को ध्यान से देखें, उसे पढ़ें, उसे लिखें और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पास क्वेश्चन बैंक में है तो उसे जरूर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।